It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholic, Protestant, Muslims and Buddhists. अगर हम बात करते हैं कि एरिया जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा था, एरिया रशिया का, मतलब जो रशियन अम्पायर है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा था. आज की डेट में अगर हम फिनलैंड देखते हैं, देन ये जितने भी स्टेट्स हैं ये है फ्रॉम दी वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ये है. ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है रशिया. फिनलैंड एंड रशिया के बीच में ही ये सारी की सारी कंट्रीज आती हैं. और भी ये ज्यादा स्ट्रेच होता था. कहाँ पे? जॉर्जिया में, अर्मानिया में एंड अजरबैजान में. एंड देन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिलीजन कौन सा था, तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ही थी. ठीक है, लेकिन साथ के साथ ही क्या था, यहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी होते थे, लेकिन अंपायर के अंदर कैथोलिक्स भी होते थे. देन यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स भी होते थे, मुस्लिम्स भी होते थे एंड बुद्धिस्ट भी होते थे. तो यानी कि अगर हम रशिया में देखें तो वहां पे एज सच उनका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं था. वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे रिलीजन को फॉलो किया करते थे. एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी. अगर हम बात करते हैं 1900s के आसपास की, तो रशिया की इकोनॉमी जो है एंड सोसाइटी है वो किस तरीके से डिवाइडेड थी या फिर किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर था, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. अब देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि 20th सेंचुरी क्या होता है, 19th सेंचुरी क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं. 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1900 से लेके 2000 तक. ठीक है, अगर लिखा होगा 19th सेंचुरी तो वो होगा 1800 से लेके 1900 तक. ठीक है, मतलब एक सेंचुरी जो है वो थोड़ी पीछे चलती है. ओके, 20th सेंचुरी का मतलब ये नहीं होगा 2000 से लेके 2100 तक, ऐसा नहीं है. 20th सेंचुरी का मतलब होगा 1900 से लेके 2000 तक. ठीक है, तो यहां पे जब बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तो इसका मतलब क्या है? बिगिनिंग का मतलब कि 1900s की जो शुरुआत थी. ठीक है, यानी कि 1900 से लेके 1910 तक, 1915 तक. ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रशिया's पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट. अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for the markets as well as for their own needs, and Russia was major exporter of grain. अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी में अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की, तो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो वास्ट मेजॉरिटी है रशिया की, वो लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे. कितने? नियर अबाउट 85%. तो पूरे के पूरे यूरोप में ये नंबर बहुत ज्यादा था, क्योंकि अगर हम फ्रांस एंड जर्मनी की बात करते हैं तो फ्रांस में अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट, एंड अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन वॉज एग्रीकल्चरिस्ट. लेकिन रशिया में इट वॉज अ वेरी बिग नंबर विच वॉज 85%. इसी वजह से क्या था कि जो रशिया है वहां पे लोग अपने लिए तो फूड ग्रेन्स को बनाते ही बनाते थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक मेजर एक्सपोर्टर भी थे ग्रेन के. Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed along craft workshop. Many factories were set up in 1890s when Russia's railway network was extending and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By the 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number.
तो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, तो 1890s से ही इंडस्ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा फ्लरिश होने लगी एंड 1900s तक पहुंचते पहुंचते जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा होने लगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में एंड मॉस्को में थे। क्राफ्ट्समैन जो थे वो काफी ज्यादा थे प्रोडक्शन में एंड लार्ज फैक्ट्रीज जितनी भी थी वहां पे क्राफ्ट के वर्कशॉप काफी ज्यादा हुआ करते थे। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो 1890s में सेटअप की गई एंड रशियन रेलवे ने अपना नेटवर्क जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया। अब इसका मतलब क्या होता है, रेलवेज अपने आप को तब एक्सटेंड करती है जब उन्हें किसी टाइप की ट्रेडिंग को करना हो, ठीक है। तो यानी कि इस टाइम पे जो ट्रेडिंग है वो भी अपने बहुत अच्छे पीक पे थी एंड देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी। अब किसी भी कंट्री में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो इट इज गुड, क्योंकि जो पैसा है वो कहीं से आ रहा है। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा हो रही थी। कोल की प्रोडक्शन जो है वो तो डबल हो गई थी, लेकिन आयरन एंड स्टील की आउटपुट जो है वो क्वाड्रुपल यानी कि 4 टाइम्स हो गई थी। अब जब तक 1900 आया तब तक फैक्ट्री के वर्कर्स और जो क्राफ्ट्समैन थे वो इक्वल इन नंबर हो गए थे। Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of the work. But factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft units and small workshop, the workday was sometimes 15 hours compared to the 10 to 12 hours in the factory. Accommodation varied from room to dormitories. सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, यानी कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज को चलाया करते थे। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज को एंड इंश्योर करती थी कि लोगों को मिनिमम वेजेस मिले ही मिले एंड उनसे जो काम है वो भी लिमिटेड वर्क में कराया जाए, यानी कि उनसे मिनिमम वेज पे मैक्सिमम काम ना कराया जाए। उनको जितनी मिनिमम वेज सेट की है गवर्नमेंट ने वो उनको डेफिनेटली मिले एंड जितना टाइम उन्हें काम करना चाहिए वो बस उतना ही काम करें, वो ओवर टाइम ना करें। लेकिन ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, क्योंकि फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर्स थे वो इन रूल्स को तोड़ने में फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर्स थे वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज जो है वो इन रूल्स को तोड़ रही हैं एंड कौन कौन फैक्ट्रीज नहीं तोड़ रही हैं। यानी कि वहां पे कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स का कि वो अच्छे से देख पाए कि कहीं जो लेबर्स है वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे हैं। तो इसी चक्कर में क्या होता था कि कभी कभी जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको 15 आवर्स अ डे तक काम करना पड़ता था, लेकिन जनरली 10 to 12 आवर्स ही करना चाहिए, ठीक है। सो करना तो चाहिए 10 to 12 आवर्स, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो उनसे काम करा लेते थे 15 आवर्स तक। एंड जो अकोमोडेशन है वो भी वेरी करती थी, किसी किसी को रूम्स मिलते थे एंड किसी किसी को डॉर्मेटरीज में रहना पड़ता था। Workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of the St. Petersburg recalled, metal workers considered themselves as aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skill. अब वर्कर्स जो हैं वो भी डिवाइडेड थे रशिया में। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वर्कर्स तो ऐसे थे जिनके अपने लिंक्स विलेजेस के साथ थे, ठीक है, यानी कि जिनके जो लिंक्स हैं वो अपने विलेजेस के साथ थे, वो अपने विलेज में आया जाया करते थे एंड वो अपने विलेजेस से अभी तक कटे नहीं थे, ठीक है। कटने का सेंस कि वो अभी तक अपने जो विलेजेस हैं उनसे परमानेंटली दूर नहीं हुए थे। लेकिन कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो कि परमानेंटली अब सिटीज में ही उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था, अब उनका अपने विलेज से कोई भी लिंक नहीं था। अब कुछ वर्कर्स ऐसे होते थे जो कि स्किल के बेसिस पे डिवाइडेड होते थे, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा स्किलफुल होता था उसको ज्यादा इज्जत मिलती थी, जो कम स्किलफुल होते थे उनको कम इज्जत मिलती थी। तो इसी तरीके से एक बार सेंट पीटर्सबर्ग का मेटल वर्कर जो है वो रिकॉल करता है, यानी कि वो याद करता है कि मेटल वर्कर्स जो है वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे,
ठीक है। एरिस्टोक्रेट आप लोगों को पता ही होगा कि जो मंत्री लोग होते हैं किसी राज दरबार में, तो इस तरीके से जो मेटल वर्कर्स है वो अपने आप को समझते थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो ऑक्यूपेशन होती थी मेटल वर्कर की, उसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स और स्किल्स की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो यानी कि उनको दिमाग वाला, उनको एक स्किल्ड लेबर यानी कि उनको एक ट्रेंड लेबर माना जाता था, तो इस वजह से उनकी पे भी हाई होती थी। विमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। जो विमेन है वो भी कुछ दूर नहीं थी, वो भी कुछ पीछे नहीं थी लेबर्स के मामले में, लेबर फोर्स के मामले में मैं कहूंगा वो भी ज्यादा पीछे नहीं थे। अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ द लेबर वॉज मेड अप बाय विमेन, बट दे वर पेड लेस देन मैन, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ द मैन्स वेज। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, 31% ऑफ वर्कफोर्स होने के बाद भी, इनको जो पे है, विमेन को जो पे है वो मेन से या तो हाफ मिलती थी या फिर उनका 1/3 जो पेमेंट है वो इनको मिलती थी। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब अगर हम वर्कर्स की बात करते हैं तो जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को ड्रेस और जो मैनर्स हैं उनके थ्रू भी डिफरेंशिएट करते थे। Some workers formed association to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. और कुछ जो वर्कर्स हैं उन्होंने कुछ एसोसिएशंस भी बना ली थी। तो इस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई वर्कर अनएम्प्लॉयड होता था तो वो इस एसोसिएशन का मेंबर बन जाता था, एंड देन उसकी हेल्प की जाती थी न्यू जॉब फाइंड आउट करने में, या फिर अगर उसको कभी कोई फाइनेंशियल हार्डशिप भी आती थी तो ऐसे से एसोसिएशंस जो है वो हेल्प करते थे। लेकिन ऐसे एसोसिएशन की एग्जिस्टेंस जो है रशिया में उस टाइम पे काफी ज्यादा कम थी, ठीक है। तो हम एक बार दोबारा से इस पैराग्राफ में डिविजन्स पढ़ लेते हैं कि वर्कर्स जो है वो अपने आप को डिवाइड करते थे। एक तो इस तरीके से कि किसका लिंक विलेजेस के साथ स्ट्रांग है और किसका नहीं है। दूसरी डिवीजन जो होती थी वो होती थी बाय स्किल, यानी कि जो ज्यादा स्किलफुल होते थे, जिनकी ज्यादा ट्रेनिंग हुई होती थी, वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे। तीसरा, विमेन जो है वो 31% ऑफ द वर्कफोर्स क्रिएट करते थे, लेकिन फिर भी उनको मेन से कम इनकम मिलती थी, या तो हाफ मिलती थी या फिर 1/3 इनकम मिलती थी। एंड देन इसके बाद जो डिविजन्स है वो ड्रेस और मैनर्स के हिसाब से भी थे, एंड साथ ही साथ जो एसोसिएशन है वो भी बनाई गई थी ताकि अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो जाए तो वो मेंबर बन जाए उस एसोसिएशन का, एंड उसके लिए फिर जॉब ढूंढी जाए। Despite divisions, a worker did unite to strike work or stop work when they disagreed with employers about dismissal or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902. So workers जो हैं, चाहे उनमें जितनी मर्जी डिवीजन थी लेकिन फिर भी वो यूनाइटेड थे। अगर कभी ऐसा होता था कि वो डिसअग्री करते थे, यानी कि वर्कर्स जो हैं जब वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ डिसअग्री करते थे, किस चीज पे, या तो डिसमिसल पे, यानी कि किसी एक वर्कर को डिसमिस कर दिया गया, या फिर वर्किंग कंडीशन में, तो ऐसे में क्या होता था कि सारी की सारी एसोसिएशन जो है वो स्ट्राइक पे बैठ जाया करती थी। अब ये जो स्ट्राइक है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रशिया में 1896 से लेके 1897 तक बहुत ज्यादा हुई, एंड अगर हम मेटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 1902 में ऐसी स्ट्राइक्स रशिया में बहुत ज्यादा देखी गई। इन दी countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large properties. Like workers, peasants too were divided. अब अगर हम कंट्री साइड की बात करते हैं, यानी कि अब अगर हम शहर से बाहर निकले तो शहर से बाहर क्या है कि जो पीजेंट्स हैं वो बहुत सारी लैंड को कल्टीवेट किया करते थे। जैसे कि आप लोगों को ऊपर बताया ही है कि 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चरिस्ट। तो यहां पे क्या होता था, लाइकवाइज इन फ्रांस, जैसे फ्रांस में भी क्या होता था कि आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि ज्यादातर जो लैंड है वो ओन की होती थी या तो चर्च ने या फिर नोबल
पीपल ने, एरिस्टोक्रेट्स ने, ठीक है, इन सब ने की होती थी। तो इसी तरीके से रशिया में भी सेम यही जो सिनेरियो है वो था कि लैंड जो है वो ज्यादातर नोबिलिटी, क्राउन, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन सभी ने खरीदी हुई थी। एंड जैसे कि रशिया में वर्कर्स डिवाइडेड थे वैसे ही पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। They were also deeply religious, but except a few cases, they had no respect for the nobility. अब यहाँ के जो पीजेंट्स थे, रशिया के जो पीजेंट्स थे, वो भी काफी ज्यादा रिलीजियस थे, लेकिन एक चीज उनमें एक्सेप्शन थी कि फ्रांस के जो लोग थे वो नोबिलिटी को रिस्पेक्ट किया करते थे, नोबल मैन को रिस्पेक्ट किया करते थे, लेकिन रशिया में ऐसा कुछ नहीं था। रशिया में नोबल्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। Nobles got their power and position through the services to the Tsar, not through local popularity. नोबल्स को इसलिए वहां पे पावर एंड पोजीशन मिली थी रशिया में क्योंकि वो सार की सर्विस किया करते थे, यानी कि वो सार को खुश रखा करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे लोकल पॉपुलैरिटी उनके पास थी, यानी कि वहां पे कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आपने नोबल्स की रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा कभी भी नहीं होता था, क्योंकि सार जो है, जो नोबल सार को खुश कर देता था, तो नोबल्स तो वो वाले जो नोबल्स होते थे वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न करते थे रशिया में, रिस्पेक्ट इन द टर्म्स ऑफ सार्स हेल्प। So this was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took place all over the Russia. तो फ्रांस में, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रांस में नोबल्स की रिस्पेक्ट हुआ करती थी, लेकिन रशिया में नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं थी। इनफैक्ट जो पीजेंट्स हैं वो कहते थे कि जिन लैंड पे हम जो एग्रीकल्चर है वो करते हैं वो हमारे नाम पे हो जानी चाहिए, वो लैंड हमें मिल जानी चाहिए, वो लैंड नोबल से अब छीन लेनी चाहिए, क्योंकि वो इस लैंड का कुछ नहीं करते हैं। एक्चुअल में इस लैंड को फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव हम बनाते हैं, तो इस वजह से जो लैंड है वो हमें मिलनी चाहिए। इसी के रिवोल्ट में वो क्या करते थे कि वो लैंडलॉर्ड्स को जो रेंट है वो नहीं दिया करते थे, रिफ्यूज कर देते थे, एंड कभी कभार तो उनका मर्डर भी कर दिया करते थे। 1902 में ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल में होने लगा साउथ रशिया में, लेकिन जब तक 1905 आया तब तक ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो ऑल ओवर रशिया काफी ज्यादा आम हो चुके थे। यानी कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसको बोलता है, उसको अगर प्रेशराइज करता था कि आपको मुझे रेंट देना ही देना है, तो पहले तो वो जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो रेंट नहीं देता था, लेकिन फिर भी अगर उसको ज्यादा प्रेशराइज किया जाता था तो पीजेंट्स जो हैं वो मिल के लैंडलॉर्ड का मर्डर कर दिया करते थे। Russian peasants were different from other European peasants in another way. They pooled their land together periodically, and their commune or mir divided it according to the needs of individual family. अब रशियन पीजेंट्स जो थे वो अपने अदर जो यूरोपियन पीजेंट्स हैं उनसे एक और मामले में अलग थे। वो क्या करते थे कि वो लैंड को पूल कर लेते थे। लैंड को पूल करने का मतलब एक लैंड मान लो यहाँ पे है, एक लैंड इधर है, तो यहाँ वाला जो बंदा है वो कहता था कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर में जा रहा हूं, क्या तू मेरे खेत की देखभाल कर लेगा? तो ये वाला कहता था कि हाँ मैं तेरी देखभाल जो तेरे खेत की देखभाल है वो मैं कर लूंगा। तो ऐसे में क्या होता था कि ये चले जाता था एंड ये इसके खेत की भी देखभाल ऐसे करता था कि जैसे ये इसी का खेत हो। ठीक है, तो पीरियोडिकली वहां पे क्या होता था कि जो लैंड है उसको पूल कर दिया जाता था। कभी कभार फिर क्या होता था, जो ये वाला पर्सन है ये इसको बोल देता था कि मैं जा रहा हूं तो क्या तू मेरा जो फील्ड है वो देख लेगा, तो ये भी हाँ बोल देता था। तो इस तरीके से क्या करते थे कि पीरियोडिकली अपनी जो लैंड है उसको पूल कर लिया करते थे, और उससे जो कम्यून निकलता था यानी कि उसमें से जो प्रोड्यूस निकलता था उसको भी इंडिविजुअल फैमिलीज की नीड के हिसाब से
उसको बांट दिया जाता था। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वहां पे लालच किया जाता था कि मैं इसको क्यों दूं या फिर ये मेरे को क्यों दे। ठीक है, तो इंडिविजुअल फैमिलीज जो हैं उनकी नीड के हिसाब से कम्यून को डिवाइड भी कर लिया जाता था। सो ये था आपका इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द रशियन ऑफ द रशिया बिटवीन 1890s टू 1914। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया के जो सोशलिज्म है वो किस तरीके से रशिया में प्रोपोगेट किया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।